चलिए बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड प्रश्नमाला के प्रश्नों का हम हल दे रहे थे। तो प्रश्नमाला में दूसरा भाग है। 100 प्रश्न उस दिन पूरे करवा चुके हैं एक प्रथम भाग में। ये दूसरा भाग है, इसमें भी 90 क्वेश्चन जो आपके हैं वो पूरे होंगे। इसके बाद गद्यांश चलेंगे। तो चलिए श्योर हो जाइए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप के चक्कर में आप मत पड़िए, वहाँ पे मैं कम रहता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे आपको सारे PDF मिलेंगे, सारे इमेजेस मिलेंगे, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ प्रोवाइड कराना है हमको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहीं पे आइए आप लोग। हम व्हाट्सएप ग्रुप अब नहीं चलाएँगे, थोड़े दिनों में बंद करने वाले हैं, और टेलीग्राम चैनल पे ही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत जल्दी। अहम ब्रह्मास्मि के लेखक कौन हैं? अहम ब्रह्मास्मि भीष्म साहनी जिसके लेखक हैं। गोदान की विधा मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है गोदान। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। मैला आंचल, प्रतिपर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ऐसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। प्रतिपरित कथा, जुलूस, मैला आंचल, ठीक है, ये सब इनकी रेणु की उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास हैं, ठीक है। चलिए, काव्य के कितने प्रकार हैं? तो काव्य के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। 2 प्रकार कौन से होते हैं? श्रव्य और दृश्य, ठीक है। दृश्य जो काव्य दिखाई देता है, जैसे नाटक, एकांकी, नौटंकी वगैरह, ये क्या है? दृश्य काव्य। श्रव्य क्या? जो सुनाई देते हैं, आल्हा रामायण, ये सब क्या सुनाई देते हैं, जो कविताएं गाते हैं, श्रव्य काव्य। तो अब आ गया क्वेश्चन, नाटक, एकांकी, ये क्या है? ये श्रव्य काव्य नहीं है, ये क्या है? दृश्य काव्य है। नाटक, एकांकी दिखाई देती हैं। रामचरितमानस, कामायनी और जयद्रथ वध जैसी रचनाएं। जयद्रथ वध बता दें हम आपको, मैथिली शरण गुप्त की है। रामचरितमानस तो जानते ही हैं, तुलसीदास जी की है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ये सब हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। ये सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रबंध खंड काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है, जबकि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। यानी प्रबंध काव्य जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? 2 प्रकार देख लीजिए। एक तो खंड काव्य हो जाएगा, खंड काव्य, और दूसरा मुक्तक काव्य, ये हो जाता है, ठीक है। चंद्रवरदाई कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। भिक्षु, दीन, तोड़ती पत्थर, निराला की कविताएं हैं। तार सप्तक की रचनाएं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। 1943 में इसका संपादन प्रारंभ किया गया था। मुक्तक श्रेणी की सारी रचनाएं हैं। खा आंसर सही है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? अभिहित किया जाता है या जाना जाता है? तो अभिहित मतलब वीरगाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल का समय 743 ईस्वी से 1342-43 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। 743 से 1343 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चलिए, अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं, सरहपा को, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार और वीर रस पृथ्वीराज रासो काव्य में है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। कितनी बार हमने आपको बताया है। वीरगाथा काव्य की विशेषताएं क्या हैं? तो वीरगाथा काल में युद्धों का सजीव चित्रण हुआ था। नरपतिनाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो नरपतिनाल ने लिखा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा सिद्ध थे। 84 सिद्धों में सरहपा का नाम सर्वोपरि था। 84 सिद्धों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरहपा हैं, सबसे बड़े सरहपा थे। 21वां प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो दादू, मलूक और नानक ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, और गा वाले यानी केशव नहीं है। तो कियाला ऑप्शन आपका सही है।
निम्न में से कौन सा ग्रंथ रासो काव्य परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है। वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? वीरगाथा काल के कवि भूषण। नहीं बेटा, भूषण मत लगाइएगा, एक बार गलत हो गया था हमसे। भूषण मत लगाइए, केशव मत लगाइए, सूर मत लगाइए। चंद वरदाई पृथ्वीराज राजरासो जिन्होंने लिखा है। देखो भूषण क्या है? भूषण रीतिकालीन कवि हैं और रीतिबद्ध है। ठीक है, रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि भूषण हैं, इसलिए भूषण ने लिखा तो वीर काव्य जरूर है, लेकिन वो वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? आदिकाल के कवि कौन नहीं है? आदिकाल के सुमित्रानंद पंत नहीं, क्योंकि छायावाद के हैं। सारंगधर, जगनेक, चंद वरदाई सब आदिकालीन हैं। ठीक है। अब निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर, क्योंकि सूरदास थे जो भक्ति काल में लिखी गई। काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल? तो ये भक्ति काल स्वर्ण काल कहलाया था। और 27वां प्रश्न है कि भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। लोग 24-24 घंटे इसका पाठ करते हैं। ठीक है, 24-24 घंटे इसका पाठ किया जाता है। चलिए, भक्तिकाल की रचना रामचरितमानस हो गई। और 28वां प्रश्न है कि भक्तिकाल का महाकाव्य कौन है? तो भी रामचरितमानस हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, तो प्रेमाश्रयी के कौन नहीं हैं? सूरदास नहीं है, कृष्णाश्रयी के हैं। राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं हैं? राम भक्ति शाखा के चतुर्भुज दास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण संप्रदाय के हैं, यानी कि ये अष्टछाप के कवि हैं चतुर्भुज दास। किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ? सूरदास का वात्सल्य वर्णन बहुत ही अद्वितीय था। सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कृष्णदास हैं, बाकी ये नहीं हैं। वल्लभाचार्य के कृष्णदास थे जो अष्टछाप में थे। शुरुआत के सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये क्या थे? ये 4 वल्लभाचार्य के थे। और 4 उसके बाद देखो, सुकु पकरछी गोचन एक सूत्र है। सुकु पक्र छी गोचन। ठीक है, तो इधर के ये 4 जो हैं वल्लभाचार्य के नहीं हैं, इधर के वल्लभाचार्य के हैं। ये विट्ठलनाथ के हैं वल्लभाचार्य के, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है। और अधिक आपको अगर पढ़ना है तो आप जाकर के अष्टछाप के कवियों के ट्रिक हम दे चुके हैं, उसमें पढ़ लीजिए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं अष्टछाप के सारे कवि आते हैं। सुकु पकरछी गोचन, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, गोविंद दास और नंददास, इतने आते हैं 8 कवि। सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। सगुण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सगुण के नहीं हैं, निर्गुण के हैं। निर्गुण क्या है? रहस्यवादी कविताएं लिखते थे। और देखा जाए तो सगुण के भी हैं, क्योंकि इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी है। लेकिन ये सगुण भक्ति शाखा की बात की जा रही है ना। सगुण भक्ति के अगर कह दिया जाए तब तो है निराला, क्योंकि राम की शक्ति पूजा लिखी थी। और अगर सगुण भक्ति शाखा के कह दिए जाएँ तो भैया देखो, वो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं हैं, क्योंकि सगुण भक्ति शाखा के कवि सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, और ये नहीं है। रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। रीतिकाल में क्या हुआ था? सख्य भाव की भक्ति थी, समन्वयकारी भावना थी, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण था, भक्ति की प्रधानता थी। तो नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण किया था बिहारी सप्तही में भी किया गया था। ठीक है। कठिन काव्य के प्रेत केशवदास हैं। रीतिमुक्त कवि घनानंद हैं। 39वां प्रश्न है, कौन सी कृति रीतकाल में लिखी गई थी? रीतिकाल में तो ये दोनों नहीं लिखी, रीतिकाल में बिहारी सप्तही लिखी गई थी। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रीतिकाल में श्रृंगारिकता बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार वर्णन बहुत हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। और एक बार शेयर कर दो, सबको छा जाइए, सब पूरी मीडिया पर छा दो इसको, मैंने सोल्यूशन दे दिया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है, काहे में? गद्य साहित्य में? नहीं, काव्य में। काव्य ज़्यादा लिखा है उन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन थी और बाला बोधिनी थी, ये पत्रिकाएं थी इनकी। द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास है, 2 बार लिख गया है, प्रिय प्रवास है। साकेत भी है। और इसमें खा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा कि द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया है कोई जिसने टाइप किया है। तो प्रिय प्रवास भी द्विवेदी युग की, साकेत भी द्विवेदी युग की, प्रिय प्रवास भी द्विवेदी युग की। कामायनी एक ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं, छायावादी युग की है, तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, ठीक, तो द्विवेदी युग की रचना अगर पूछ रहा तो तीनों ये सही ऑप्शन है, और नहीं पूछ रहा तो केवल खा ऑप्शन सही है। अब आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के चेले थे, यानी शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त। नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? नई कविता क्या है? नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? तो नई कविता ऐसी कविता है कि वो किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। ठीक है। छायावादी कवि कौन है? तो जानते ही हो, प्रणिपम याद किया था आपने ना, प्रसाद निराला पंत महादेवी। तो खास सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? आंसू। तुलसीदास भी निराला की है, विनय पत्रिका और सूरदास। ठीक है, तो ये आंसू जो है वो छायावाद युग में लिखी गई थी, निराला की, ये जयशंकर प्रसाद की है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि जानते हो, पंत कहलाते हैं। नौका विहार, परिवर्तन, बापू, सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? तो ये मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है। प्रगतिवादी कवि कौन हैं? प्रगतिवादी कवि निराला भी हैं, अज्ञेय भी हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं है, लेकिन अज्ञेय भी प्रगतिवाद में इन्होंने भी काम किया था, क्योंकि 1911 में इनका जन्म हुआ था। अब 1920 में तो भैया 1920-25 में तो कविताएं लिखने लगे थे, और 1920 के बाद जो है ये प्रगतिवाद प्रारंभ हो गया था। 1943 से प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसके हम दोनों ऑप्शन सही मान रहे हैं। निराला भी हैं और अज्ञेय भी हैं, लेकिन अधिकतर आप निराला पे जाइए। अगर दोनों ऑप्शन आपको परीक्षा में मिल रहे हैं तो निराला लगाइए, क्योंकि अज्ञेय को प्रयोगवादी माना जाता है, लेकिन उन्होंने काम दोनों में किया है। ठीक है, लेकिन प्रगतिवाद की कोई रचना नहीं लिखी, इसलिए। लेकिन दोनों कवियों को हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी हैं, क्योंकि अज्ञेय ने प्रगतिवाद, अब जैसे निराला ने छायावाद में काम किया, छायावाद में कविताएं लिखी, फिर निराला ने छायावाद के बाद इन्होंने प्रगतिवाद में भी, यानी छायावादोत्तर युग में भी कविताएं लिखी, तो दोनों युगों के कवि हो गए। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इन्होंने द्विवेदी युग में भी कविताएं लिखी और फिर छायावादी युग में भी कविताएं लिखी। इनकी कुछ कविताएं ब्रजभाषा में भी मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। दोनों ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन प्रगतिवाद के श्रेष्ठ कवि तो निराला को आप मानिए, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? प्रयोगवाद की 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? तो प्रयोगवाद की विशेषता, ये नवीनता के प्रति आग्रह करते थे। प्रयोगान, नया प्रयोग कहते थे करो। तार सप्तक में, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक भैया सच्चिदानंद अज्ञेय जी हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और अज्ञेय द्वारा संपादित 4 थे। ठीक है, तार सप्तकों की संख्या कितनी है? देखो, तो तार सप्तकों की संख्या अज्ञेय ने तो संपादित भैया 4 किया है, लेकिन अब इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, तो आप 3 लगाइए, क्योंकि चौथा भी सप्तक अज्ञेय ने, हमने देखा है, 2-1 जगह पढ़ा है, एक बार कन्फ्यूजन हुआ था। चौथा सप्तक भी अज्ञेय ने संपादित किया है। फिलहाल सहयोगी इनके रहे होंगे, लेकिन चौथा भी इन्होंने संपादित किया। तो ठीक है, आप 3 लगाइए। 3 इसमें ऑप्शन, जब 4 नहीं है तो 3 लगाइए। उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण पढ़ा चुके हो ना, रत्नाकर जी का है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल भी है इसका, और भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, और आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है,
उद्भव काल, आदिकाल को उद्भव काल यानी बीजवपन काल भी कहा जाता है। आदिकाल को बीजवपन काल कहा किसने था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ कौन नहीं है? तो पद्मावत नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल का है, सूफी काव्य का है। ठीक है। आल्हाखंड, आल्हाखंड कौन सा है? देखो जिसमें रासो लग जाए वो समझ लो आदिकाल का है। रासो वाले, रासो सब आदिकाल के हैं। ठीक है। पद्मावत जयसी का ये भक्ति काल का है। आल्हाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, जगनिक ने लिखा है। और फिर आता है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा ये उपन्यास हैं, ये उपन्यास हैं। ठीक है। ये उपन्यास हैं और किसकी हैं? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा ये आपकी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, क्योंकि इन्होंने ही बहुत एक ही उपन्यास यही लिखी थी। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास इतनी ही लिखी थी इन्होंने पूरे हिंदी में, साहित्य में। ठेठ हिंदी का ठाठ यानी अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचा गया उपन्यास है। ठीक है। किसने? हरिऔध ने। रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे किसकी रचना? देखो इसकी ट्रिक है, प्री प चू चो वय। ठीक। अब इसमें क्या है? प्री से प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास। तो ये कुल मिला के इतना प्रिपचुचोवे ट्रिक एक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। तो का वाला ऑप्शन सही है। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में रास काव्य का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो रास काव्य का दूसरा ग्रंथ कौन सा? भैया ये क्वेश्चन हमें आता तो है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता। वैसे फिलहाल तो रास काव्य का अगर ग्रंथ माना जाए तो रासों में क्या था? रासों में 12 मासा वर्णन मिलता था रासो ग्रंथों में, और किसी के विरह की प्रधानता होती थी रासो ग्रंथों में। ठीक है। तो अब विरह की प्रधानता किसकी है? तो मैं रासो ग्रंथ इसके बाद साकेत को मान रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है तो बताइए, वरना मैं इस क्वेश्चन को फ्लॉप ही मानता हूँ। ठीक है। ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है और मैं इसका 90% तो खा आंसर मानता हूँ साकेत, क्योंकि दूसरा रासो अंत जो यानी कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामचरितमानस के पश्चात रास काव्य का दूसरा है। तो रामचरितमानस के पश्चात भैया रास काव्य का जो था, रास काव्य नहीं है, सॉरी। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन ही फिसल गया। यहाँ पे राम काव्य का दूसरा ग्रंथ होगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं हमने। ये राम काव्य है बेटा, राम काव्य। ठीक, इसको सही कर लीजिए। राम काव्य का दूसरा ग्रंथ। रास काव्य बाद में भैया कहाँ लिखा गया? रास काव्य तो मान सकते हो रास ग्रंथ जिसमें विरह वर्णन हो, कोई राजकुमारी हो, उसका राजकुमार कहीं चला गया हो, तो मान सकते हो, तो भी साकेत आंसर सही होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें 100% क्लियर है। क्या है? साकेत है, क्योंकि रामचरितमानस के बाद क्या लिखा गया? साकेत लिखा गया, तो इसलिए खा आंसर सही है। अगर रास काव्य पूछे तब भी खा सही है। ठीक। रामचंद्रिका केशवदास ने लिखा था, लिखा तो भैया ये भी गया रामचरितमानस के बाद। ठीक है। राम काव्य परंपरा का ये भी रामचंद्रिका भी लिखा गया, साकेत भी राम काव्य का लिखा गया। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि पूछा तो यही है कि इसके पश्चात क्या लिखा गया, तो साकेत भी लिखा गया, रामचंद्रिका भी लिखी गई। ठीक, बिल्कुल। अब उसके जस्ट पश्चात कौन सा लिखा गया है आप उसमें आप देख लीजिए, सन कौन से सन में क्या लिखा गया है, लेकिन फिलहाल आप साकेत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है? साकेत लिखा है। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। भारत भारती लिखने वाले ये भी मैथिली शरण गुप्त हैं। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त के एक भाई थे सियाराम शरण गुप्त जी। अनघ और नहुष, अनघ और नहुष ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अब आप पूछेंगे नहुष तो गोपाल चंद्र गिरधर दास का, ये भैया नाटक है, लेकिन नहुष काव्य लिखने वाले, अगर नहुष काव्य की बात आ जाए तो मैथिली शरण गुप्त ठोकिएगा, क्योंकि नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक नहुष लिखा था। लेकिन यहाँ बात की जा रही है नहुष और अनघ काव्य रचना की, तो काव्य रचना अगर आ जाए तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? साकेत पे साकेत में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था मैथिली शरण गुप्त जी को। चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं।
चित्राधार लिखा था इन्होंने। अणिमा के रचनाकार कौन है? अणिमा निराला की रचना है। गीतिका निराला की रचना है। ठीक है, देखो निराला की रचना है, देखो अपगीतु, इतना थे अपगीतु। अर्चना, अणिमा, परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, ये सब क्या हैं? ये निराला की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की रचना है, यानी कि का सही है। युगपत, उत्तरा, सिल्वी, सवर्ण, रजत शिखर, ये भी पंत की रचनाएं हैं। लोकायतन पंत की रचना है। शुद्ध कविता की खोज ये एक आलोचना ग्रंथ है। शुद्ध कविता की खोज आलोचना ग्रंथ है। और यह है किसका? शुद्ध कविता का खोज, तो ये दिनकर की रचना है। ठीक है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना ग्रंथ है शुद्ध कविता की खोज। संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की एकता की कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित में से रचना कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है। सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। किसने किया था? अज्ञेय ने। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात किस विधा की रचनाएं हैं? तो कहानी है। देखो इसका एक ट्रिक है, विपकोश अजये। ठीक है, तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल, ये और वे, ये सब जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये सब कहानियाँ किसकी हैं? ये सब कहानियाँ अज्ञेय की हैं। आंगन के पार द्वार, बावरा, हेरी, तेलम, ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है? तो प्रवासी के गीत, ये किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये क्वेश्चन आप जानिए, अज्ञेय की रचना इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं है। प्रवासी के गीत किसने लिखा है? अज्ञेय ने नहीं लिखा है, नरेंद्र शर्मा ने लिखा है प्रवासी के गीत। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो अज्ञेय की इसमें बची कौन भैया? कोई नहीं है। तो इस चारों ऑप्शनों में से 0 ऑप्शन है। यशपाल किस युग से संबंधित हैं? यशपाल का युग कौन सा है भैया? यशपाल का युग शुक्लोत्तर युग हम लगा रहे हैं। फिलहाल आप देखिएगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर बताइएगा यशपाल किस युग के कवि हैं। मुझे तो शुक्लोत्तर लगता है 90%। ये 90% मैं बता रहा हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ इसमें, क्योंकि गंगा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। सांध्य गीत, देखो मैं जो बोलता चला जाता हूँ वो रचनाएं लिख लीजिएगा। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। अब ये देखो इसका सूत्र एक नीर, नी, साम, आदि। उसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि इसकी महादेवी की ट्रिक बता दीजिए। तो नीर, निशाम, आदि। तो नीर का मतलब है नीर से 2 है, नीरजा, और नीर से रश्मि, निहार, सांदगीत, दीपशिखा, आ से पता नहीं मुझे। तो नीर निशांदी आप लिखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ये सब महादेवी की हैं। विज्ञान गीता केशवदास, ठीक है, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांशों के प्रश्न उनको हल करना है। हम इसको भी हल कराएंगे। फिलहाल ये पार्ट दूसरा है, और अब थोड़ी देर में आपको पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, या फिर यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ कहीं और बीच में ऑप्शन एक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और
आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो ये और ये अन्य वीडियोस के लिए ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, ठीक है, क्लिक करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने प्रोवाइड करा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।